नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस BMA पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट सेकेंड BA सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट नंबर सेकेंड देखेंगे। इस यूनिट फर्स्ट हमने कवर किया है। अब इसमें हम देखेंगे कपास का इतिहास, तंतुओं की रचना व विशेषताएं। आज इसमें हम कपास के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम कपास से एक वस्त्र जो बना लेते हैं जो कि एक पहनने योग्य होता है। तो इसमें हम देखते हैं भारत को सूती वस्त्रों का जन्मदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कि भारत में एक तो प्राचीन काल से ही इसका उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है और इसको जन्मदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे भारत देश में जितने भी घर होते हैं किसी न किसी रूप में प्रत्येक घर में सूती वस्त्रों का प्रयोग किया ही जाता है तथा यह बहुत टिकाऊपन होते हैं और अपनी कार्य क्षमता के लिए इन रेशों की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। इसीलिए ये बहुत ही अच्छे रेशे होते हैं तथा ये मानव के हिसाब से एडजस्ट करने वाले रेशे होते हैं। इसको यह सबके लिए उपयोगी होते हैं, जैसे छोटे बच्चे हो गए या किसी भी एज के लिए उपयोगी होते हैं या किसी भी समय के लिए उपयोगी होते हैं। तो इस तरीके से यह मनुष्य के सबसे करीब रहने वाला तथा सबसे अच्छा रेशा माना जाता है। आगे देखते हैं, भारतवर्ष कपास की जन्मभूमि है और भारत में बने सूती वस्त्रों को उस समय विदेशों में अपनी लोकप्रियता प्राप्त हुई कि यह एक उद्योग के लिए दिन प्रतिदिन तरक्की करता गया और हजारों व्यक्ति इस उद्योग में कार्य करने लगे। तो इस तरीके से भारत में जब सिकंदर के आक्रमण के समय उनके साथ आए, जो उनके साथ आक्रमण के समय जब उनके साथ यूनानियाँ आए थे, तो वो भारत में कपास के पेड़ को देखकर इस तरह का वर्णन किया। उन्होंने क्या बोला कि भारत में कुछ ऐसे जंगली पेड़ हैं जिनमें ऐसे फल लगते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होता है। यह ऊन भेड़ से प्राप्त ऊन से भी सुंदर होता है। भारतीय लोग इस ऊन से प्राप्त सुंदर वस्त्रों को पहना करते हैं। इसके बारे में सही से जानकारी उनको भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस तरीके का वर्णन या सूती वस्त्रों को इस तरीके से वर्णन करके अपने शब्दों में कहा था। उसके बाद आगे देखते हैं, इस प्रकार कपास के उत्पादन में सबसे पहला जो स्थान है अमेरिका का है, द्वितीय भारतवर्ष का तथा तृतीय स्थान मिस्र को प्राप्त है। मिस्र का स्थान कपास उत्पादन में तृतीय अवश्य है, परंतु गुणवत्ता की दृष्टि से इसका कपास सर्वश्रेष्ठ होता है। मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कपास निर्माण होता है वो कहाँ पे किया जाता है? मिस्र में किया जाता है। और कपास के जो उपयोग होते हैं वो असीमित होते हैं, इसीलिए यह बहुत ही सस्ता तथा आसानी से हमें मिल जाता है, क्योंकि इसका जो उपयोग होता है तथा इसके जो बनने की प्रक्रिया होती है वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होती है, इसीलिए ये हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। इसको उगाने के लिए कई तरीके के उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे इसके जो फूल होते हैं सफ़ेद, उनसे रेशे बनाए जाते हैं तथा जो इनके बीज होते हैं उनसे तेल बनाए जाते हैं। जैसे इनके बीजों का तेल बनता है जो साबुन बनाने के काम में आता है। उसके बाद आगे हम और देखते हैं कपास की खेती के बारे में। कपास की खेती के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले कपास की पैदावार के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु तथा काली व रेतीली मिट्टी उत्तम होती है। यही दो तरीके की मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। उसके बाद कपास की अच्छी खेती के लिए 12 से 15 इंच तक की वर्षा तथा भूमि में नमक व गोबर की उपस्थिति आवश्यक होती है। जो भूमि जितनी अधिक क्षारीय होगी वह भूमि उतनी ही अधिक लंबे व मुलायम वाली कपास के उत्पादन में सहायक होती है। तो इस तरीके से आपके उत्पादन कपास की खेती के बारे में देखा। अगर हमको कपास का वस्त्र बनाना है तो सबसे पहले उसकी हमें खेती करनी पड़ेगी और खेती के लिए आपने देखा इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक बार आप देख सकते हैं कपास का फूल ऐसे होता है, जब छोटा होता है ये
जब रेशे अंदर होते हैं तो इस तरीके से कली मॉडल दिखता है। उसके बाद जब फूल खिल जाता है तो पूरी तरीके से जो उसके रेशे होते हैं वो बिखर जाते हैं। आगे थोड़ा सा और हम कपास के बारे में देखेंगे पेड़ के। जैसे बहुधा कपास के पौधों की जो लंबाई होती है वो 36 से 144 इंच तक पाई जाती है और इसकी एक टहनी में कम से कम 3 से 5 कलियां तक निकल आती हैं और इसके जो रंग होते हैं वो पीले होते हैं, लाल होते हैं, गहरे लाल मतलब कत्थई कलर, उसके बाद गुलाबी होते हैं, सुनहरे फूल निकलते हैं। तो इस तरीके से इस आपने देखा कैसे खेती की जाती है, उसके बाद उसका पेड़ कैसे होता है, कितनी कलियां होती हैं तथा कितने फूल निकलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सूती वस्त्र की निर्माण प्रक्रियाएं, कैसे निर्माण इसका किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस किया जाता है। सबसे पहले हम कोई एकत्र करेंगे, क्योंकि जब कोई एकत्र करेंगे उसी से तो बनाएंगे। तो सबसे पहले जितने जब फूलों के जो जो पेड़ होते हैं उसके जब फूल पक जाते हैं तो उसके जो कोए होते हैं वो झड़ करके नीचे गिर जाते हैं। तो क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करके हम उसमें से जो डंठल लगी होती है उसको अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कोए एकत्र करने का कार्य करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, बिनौले, बिनौले मतलब होता है बीज निकालना। उसके बाद जब कोई एकत्र हम कर लेंगे तो बीज निकालने का कार्य करेंगे, क्योंकि बीज जो उसमें लगा रहता है तो वो उसको डिस्टर्ब करता है। और बीज को निकालने के लिए हम 2 तरीके का प्रयोग कर सकते हैं, उसको हाथ से भी निकाल सकते हैं और मशीन के द्वारा भी निकाल सकते हैं। हाथ के द्वारा प्रयोग करेंगे तो उसका बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, बहुत लंबा समय लगता है तथा इसका कार्य अब आधुनिक समय में मशीनों के द्वारा किया जाने लगा है। तो इस तरीके से आपने बिनौले का मतलब समझ लिया कि बीज निकालना या बीज अलग करना। उसके बाद बिनौलों को निकालने के बाद हम तीसरी प्रक्रिया करेंगे गांठ बांधना। इसकी जो मतलब जो बीज निकाल करके रुई एकत्रित की जाती है उसके 500 पाउंड की छोटे छोटे गांठों के रूप में टाट लपेट कर लोहे की पत्तियों से कस दिया जाता है ताकि वो आपस में सट जाएं, उसको अच्छे से कस दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, गांठ खोलना व आपस में मिलाना। उसके बाद कुछ दिन बाद उसकी गांठें खोल दी जाती है तथा जो रुई होती है उसको आपस में अच्छे से मिला दिया जाता है। ये काम यंत्रों के द्वारा किया जाता है ताकि उसको सुलझाने का कार्य आसानी से हो सके। बाद में वो रुई आपस में उलझे ना, क्योंकि उलझ जाता है तो वो बहुत ही पतला होता है और कमज़ोर होता है, टूट जाता है। उसके बाद देखेंगे गांठें खोलना व मिलाना के बाद हम देखेंगे कार्डिंग। कार्डिंग में क्या किया जाता है, उपर्युक्त प्रक्रियाओं के पश्चात जब हमें प्राप्त होता है तो उसको कपास की मोटी चादरों में भी कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं, तो उसको क्या किया जाता है, कार्डिंग की प्रक्रिया में इन अशुद्धियों को निकालना, रेशे सुलझाना व उन्हें समांतर करना आदि आवश्यक कार्य किए जाते हैं। तो इस तरीके से कार्डिंग में क्या किया जाता है, अशुद्धियों को निकाला जाता है, रेशों को सुलझाया जाता है तथा उनको समांतर एक तरीके से बिछा दिया जाता है। उसके बाद क्या है, कंघी करना। कंघी करने का क्या मतलब होता है कि छोटे रेशों को अलग करना, बड़े रेशों को अलग करना। जैसे हम अपने बाल में कंघी करते हैं उसको सुलझाने के लिए, तो वैसे ही रेशों में कंघी की जाती है। जब इसमें कंघी की जाती है तो जो छोटे छोटे रेशे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं तथा जो लंबे रेशे होते हैं वो लटके रह जाते हैं। तो इस तरीके से छोटे रेशों से कम उपयोगी वस्त्र बनाया जाता है। जैसे छोटे वस्त्रों से ऐसे वस्त्र बनाया जाता है जो हमें पहनने के काम में नहीं आता, और जो लंबे रेशे होते हैं उनसे पहनने की वस्त्र जैसे मैक्सी हो गया, सूट हो गया, कुर्ती हो गया, इस सब तरीके का वस्त्र बनाया जाता है। और जो छोटे रेशे होते हैं उनसे निम्न कोटि का वस्त्र बनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं पूनी बनाना। इसमें क्या किया जाता है, जैसे कपास की 1 इंच की व्यास की छोटी व पतली पूनियाँ बनाई जाती है। इसके लिए हल्का सा घुमाव दिया जाता है। पूनियाँ मतलब छोटे छोटे बनाकर के इसको घुमाव दे करके ऐंठन दे दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं कताई। कताई में क्या किया जाता है, जैसे उपरोक्त प्रक्रियाओं के बाद जब हमें पूनियाँ प्राप्त होती हैं तो कताई के यंत्र पर चढ़ा दिया जाता है और इन बड़ी बड़ी मशीनों पर तेज गति से चलने वाले रोलर्स लगे होते हैं। इन रोलर्स से धागा स्वयं खींचता जाता है तथा उसमें ऐंठन पड़कर आगे लिपटता जाता है। तो इस तरीके से जो कताई की प्रक्रिया होती है उसमें बड़ी बड़ी मशीनों में बड़े बड़े रोलर्स लगे रहते हैं तथा उसमें क्या होता है, 3-4 धागों को आपस में ऐंठन दे करके उसको खींच करके बराबर कर दिया जाता है। उसके बाद हम बुनाई की प्रक्रिया देखेंगे। इन सब प्रक्रियाओं के होने के बाद
हम बुनाई की प्रक्रिया करते हैं और बुनाई को करने के लिए 2 धागों का प्रयोग किया जाता है। एक ताना होता है, एक बाना होता है। जो लंबाई की तरफ धागा होता है उसको ताना कहते हैं, जो चौड़ाई की तरफ धागा होता है उसको बाना कहते हैं। यही 2 धागा आपस में मिल करके बुनाई की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। तो जैसे देखते हैं, जैसे तौलिए के लिए कट पाइल, जो तौलिया हम उपयोग करते हैं उसके लिए कट पाइल बुनाई की जाती है। लट्ठे के लिए सादी बुनाई। तो इस तरीके से आगे हम बुनाई पढ़ाएंगे तो उसमें आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। उसके बाद क्या है, परिष्कृत एवं परिसज्जा। इसका मतलब होता है सजावट करना, क्योंकि जब वस्त्रों को मिल से निकाला जाता है तो वो वस्त्र बिल्कुल गंदे से और एकदम गंदगी भरे रहते हैं, तो उनको तो हम डायरेक्ट पहन नहीं सकते हैं। वहाँ से लाने के बाद उस पर बहुत सारी परिचर्याएँ की जाती हैं, तब उसको हम पहन सकते हैं। जैसे उसको सबसे पहले धुलाई की जाती है, उसके बाद ब्लीचिंग किया जाता है गंदगी को निकालने के लिए, उसके बाद रंगाई की जाती है, छपाई की जाती है, कैलेंडरिंग की जाती है, बहुत सारी परिचर्याएँ होती हैं। उसको करने के बाद ये वस्त्र पहनने लायक हो जाते हैं। तो इस तरीके से इतनी सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद एक रेशे से एक वस्त्र का निर्माण होता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कपास की विशेषताएं। अगर विशेषता की बात की जाए तो कपास के मुख्य 2 विशेषताएं होते हैं, एक भौतिक विशेषताएं और दूसरी रासायनिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई, चमक, ये सब देखते हैं जो भौतिक तरीके से जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। और रासायनिक विशेषताओं में देखते हैं कि अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है, क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है, ब्लीचिंग का क्या पड़ता है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले भौतिक विशेषताओं को देखते हैं। अगर संगठन की बात की जाए तो ये किससे किससे मिलकर के बना होता है, तो इसका मुख्यतः जो निर्माण होता है वो सेलुलोज का बना होता है, क्योंकि अगर हमें पेड़ पौधों के द्वारा कुछ चीज़ प्राप्त हुआ है तो उसका मुख्य भाग क्या होगा, सेलुलोज प्राप्त होता है। इसमें 40 से 90% तक सेलुलोज और लगभग 6% तक पानी तथा अन्य जो रहता है वो अशुद्धियाँ रहती हैं। उसके बाद सूक्ष्मदर्शी से रचना देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखें तो कैसे दिखाई देता है, ये कैसे दिखता है, चपटा बल खाए हुए फीते के समान हमें दिखाई देता है। तो इस तरीके से इसमें आप देख सकते हैं कि ये कैसे हमें दिखाई देता है। ये देखिए बल खाते हुए ये इसमें दिया गया है और इस तरीके से ये दिखता है। उसके बाद हम लंबाई की बात करते हैं, तो जितने भी प्राकृतिक रेशे होते हैं उसमें यह सबसे छोटा और सबसे कमज़ोर रेशा होता है। कैसा होता है, सबसे छोटा और सबसे कमज़ोर रेशा होता है। तो इसकी लंबाई क्या होती है, आधी से 2.5 इंच तक ही होती है, इसीलिए इसमें चिकनाहट नहीं होती है। उसके बाद तनाव सामर्थ्य, ये बहुत ही कमज़ोर रेशा होता है, मतलब प्राकृतिक रेशों में सबसे कमज़ोर रेशा होता है, इसीलिए इसको हल्का सा झटका देने से या हल्का सा खींचने से ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। उसके बाद रंग के बारे में देखते हैं, तो कपास का तंतु जो होता है वो प्राकृतिक रूप से सफ़ेद होता है और इसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो होता है हल्का भूरापन लिए होता है, परंतु ब्लीचिंग करने पर यह पूरी तरीके से फिर सफ़ेद हो जाता है। सफाई की बात करें, स्वच्छता की, तो कपास के तंतुओं को आसानी से सरलतापूर्वक किसी भी विधि के द्वारा धुला जा सकता है। जैसे हम नॉर्मल सूती कपड़ों को घर पे धुलते हैं तो उसमें कोई ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसको नॉर्मल हम किसी भी तरीके से धुल सकते हैं। उसके बाद चमक देखते हैं तो चमक का इसमें कोई प्राकृतिक चमक नहीं होती है, इसीलिए इसको परिसज्जा करके इस पर कृत्रिम रूप से चमक दिया जाता है, क्योंकि प्राकृतिक चमक तो होती नहीं तो कृत्रिम चमक दिया जाता है। प्रत्यास्थता देखते हैं, इसमें प्रत्यास्थता का अभाव होता है, इसी वजह से जो सूती वस्त्र का आकार होता है एकदम निश्चित होता है, ये बढ़ता नहीं है। मतलब कुछ कपड़े होते हैं खींचने पे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये वस्त्र क्या होता है, खींचने पे बढ़ता नहीं है, इसीलिए इसमें प्रत्यास्थता नहीं होती है। उसके बाद प्रतिस्कंदता एवं सिलवट प्रतिरोधन, कपास के रेशे की प्रतिस्कंदता का अभाव पाया जाता है, इसी कारण से एक बार फैला वस्त्र अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आ जाती है तथा सिलवट क्या होती है, बहुत जल्दी पड़ जाती है। उसके बाद देखते हैं ताप संवहन। ताप संवहन का क्या प्रभाव पड़ता है, ये ताप संवहन के अच्छे संवाहक होते हैं, इसीलिए गर्मी के दिन में सूती वस्त्र को उत्तम परिधान माना जाता है। उसके बाद नमी सोखने की क्षमता इसमें बहुत ही ज़्यादा होती है, तभी तो हम गर्मी में प्रयोग करते हैं।
कपास के बने सूती वस्त्र नमी व आर्द्रता को शीघ्रता से अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं, इसी वजह से इसका प्रयोग हम गर्मियों में करते हैं। उसके बाद देखते हैं रगड़ का प्रभाव। रगड़ का प्रभाव में देखते हैं सूती वस्त्रों को रगड़ने व पीटने पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। हम किसी भी तरीके से रगड़ करके पीट करके धुल सकते हैं। उसके बाद है प्रकाश एवं ताप का प्रभाव। ये सामान्यतः कपास के तंतुओं पर सूर्य किरणों का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन लगातार सूर्य की किरणों में रखने पर इसका जो तंतु होते हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं तथा बाद में पीले पड़ जाते हैं। इसीलिए हम सूती वस्त्रों को या सफ़ेद वस्त्रों को हम नील लगाते हैं। उसके बाद क्या है संकुचन। सामान्यतः कपास के रेशे सिकुड़ते नहीं हैं, परंतु परिसज्जा व प्राकृतिक परिष्कृति के प्रभाव के कारण कभी कभी तैयार वस्त्र पानी में डालने पर क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा इसकी भौतिक विशेषताओं को। अब हम देखेंगे कुछ रासायनिक विशेषताओं को, जैसे अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है। अम्ल का प्रभाव देखते हैं। अम्ल का कपास का रेशा सांद्र अकार्बनिक होते हैं, जैसे कुछ अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल से पूरी तरीके से ये गल करके क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्षार का प्रभाव देखते हैं। क्षारीय पदार्थ में जैसे बोरेक्स हो गया, अमोनिया हो गया व कास्टिक सोडा आदि सूती वस्त्रों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन रंगीन कपड़ों का क्षार पर प्रयोग से उनका रंग क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। उसके बाद रंग का प्रभाव। अगर रंग की बात करें तो सूती वस्त्रों पर बहुत ही मुश्किल से रंग चढ़ता है, लेकिन चढ़ने के बाद कुछ ही धुलाइयों के बाद इसका जो रंग होता है वो धीरे धीरे हल्का पड़ने लगता है। इसीलिए इसमें कुछ सटने वाले पदार्थ जैसे नमक, फिटकिरी, क्षार आदि का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो रंगा गया है वो पक्का हो सके। तो रंग का प्रभाव इस पे बुरा पड़ता है, ये जल्दी चढ़ता नहीं है, और चढ़ता भी है तो कुछ ही धुलाई में उतर जाता है। उसके बाद देखते हैं फफूंदी का प्रभाव। नमी व सीलन युक्त वाले स्थान पर सूती वस्त्र रखने पर उसमें फफूंदी लग जाती है, जिससे कपड़े के तंतु गलकर नष्ट होने लगते हैं या वस्त्रों से दुर्गंध आने लगती है। इसीलिए नमी व सीलन युक्त स्थान पर नहीं रखना चाहिए। उसके बाद लास्ट में है ब्लीच का प्रभाव। सूती वस्त्रों की सरलता से किसी भी विधि द्वारा ब्लीच किया जा सकता है, जैसे घरेलू और सोडियम हाइड्रोक्लोराइड द्वारा सफ़ेद सूती वस्त्रों को ब्लीच किया जा सकता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हमने आपको बताया कि एक पेड़ के एक फूल से कैसे हमने पूरे वस्त्र का निर्माण कर लिया। तो इस वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।